हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल 6500 जीएस बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ कंप्लीटली वीडियो सॉल्यूशन हम लोग इसका कर रहे हैं। 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू इसमें शामिल किए गए हैं और बुक की खास बात आप सबको पता, इसमें भैया सारा का सारा कंटेंट जो है वो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आप सबके लिए है। टॉपिक वाइज आप सबको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। ये हिंदी मीडियम में भी बुक अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी बुक अवेलेबल है। 2024-25 के एसएससी एग्जाम स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड डाटा कंप्लीटली रहने वाला है। चलेगा, अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था भाई, सल्तनत काल हम लोग पढ़ रहे थे और उससे आगे बढ़ेंगे आज हम लोग और अपना मुगल वंश से भी क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। 355 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन तक पहले क्लास हो चुकी है, 351 से क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, हु बिल्ट द पत्थर की मस्जिद इन पटना बिहार। बिहार के पटना में है पत्थर की मस्जिद, किसने बनवाई थी? एसएससी सीएचएसएल 14 मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक, परवेज शाह, औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी। तो ये किसके द्वारा बनवाई गई मस्जिद थी भैया? पत्थर की मस्जिद। यहाँ ये क्लियर कर दिया है कि ये मस्जिद जो है ये कहां पर है। ये मस्जिद जो है भाई वो आपकी पटना बिहार में है। और इसे किसने बनवाया था? इसे परवेज शाह ने बनवाया था। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूं कि परवेज शाह के द्वारा इस मस्जिद को 1621 में बनवाया गया था, तो आप मुझे बता सकते हैं कि परवेज शाह फिर किसका बेटा हुआ? बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ के आते हैं सल्तनत काल में खिलजी डायनेस्टी से संबंधित था। इसका शासन जो है वो 1296 से लेके 1316 तक रहता है। सल्तनत काल जब आप पढ़ के आते हैं दिल्ली सल्तनत में 1296 से लेके 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहता है। फिरोज शाह तुगलक भी जो है ये तुगलक वंश का था। सल्तनत काल में अगर देखा जाए इसका शासन जो है वो 1351 से लेके 1388 तक रहता है। 1351 से लेके 1388 तक आप लोग पढ़ के आते हैं कि सल्तनत काल में भाई इसका शासन रहा। और औरंगजेब जो है ये अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक हम लोग पढ़ के आते हैं। 1658 से लेके 1707 तक जो है इसका शासन रहा था। 1658 से लेके 1707 तक। बाबर का शासन जो है वो कब से कब तक रहा था आप सबको पता हो, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग अब मुगलों की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आप सब ध्यान रखिएगा। 1526 से लेके 1530 तक शासन रहा। उसके बाद जो है हुमायूं राजा बनता है और हुमायूं का शासन जो है वो 1530 से लेके 1555 तक रहा। जबकि हुमायूं के बाद फिर जो है अकबर की बारी आती है और अकबर जो है भैया ये 1556 से लेके 1605 तक शासन करता है। अकबर के बाद जो है फिर जहांगीर आता है। जहांगीर, और जहांगीर का शासन कब से कब तक रहा? तो 1605 से लेकर 1627 तक रहा। उसके बाद है शाहजहां। तो शाहजहां का शासन जो है वो 1627 से लेकर 1657 तक रहा। और अब मुझे बताइए कि मैंने आप सबसे कहा कि 1621 में जो है भैया इसे बनवाया गया था, ये किसका? परवेज शाह जो है फिर किसका बेटा था भाई? परवेज शाह किसका बेटा था? परवेज शाह जो है दोस्तों ये जहांगीर का बेटा था। ठीक है, जहांगीर का बेटा था। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। पत्थर की मस्जिद ध्यान रख लीजिएगा, बिहार के पटना में स्थित हो गई है। और बिहार के सासाराम में अगर आप सबसे पूछे, बिहार के सासाराम में मकबरा है भाई, किसका मकबरा है सासाराम में? तो आप क्या कहोगे? शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो बिहार के सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद। On 12th August dash, the Mughal emperor appointed the East India Company as the दीवान of बंगाल। 12 अगस्त डैश को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया। अब तक जो एसएससी का 2023 से पहले क्वेश्चन आया था उसमें डेट नहीं आती थी भाई। इस बार इस डेट को मेंशन करके एसएससी ने आप सबसे क्वेश्चन पूछ लिया है। किसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और बंगाल का दीवान, बंगाल से संबंधित हम लोग पढ़ के आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित भी दो बैटल बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक था बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी।
प्लासी का युद्ध ये कब होता है? 1757 में हुआ था। सेकेंड वन पढ़ के आते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ। ये बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज सेनापति था, इसका नाम अगर पूछेंगे तो क्या कहेंगे? रॉबर्ट क्लाइव था। अंग्रेज सेनापति कौन था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। जबकि 1764 में जो अंग्रेज सेनापति था वो कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है ये सेना का नेतृत्व कर रहा था। और 3 सेनाएं थी। एक तरफ हम लोग करके आते हैं, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, अवध के नवाब, नवाब ऑफ अवध, और मुगल शासक, मुगल रूलर। तो ये तीनों की सेनाएं थी। मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो अब मुगल थे और ये युद्ध आप सब जानते हैं कि दोनों के दोनों युद्ध जो है वो अंग्रेजों ने जीत लिए थे। इधर रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर भी था। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व करता है 1764 में। जब ये युद्ध दोनों के दोनों अंग्रेजों ने जीत लिए थे तब मुगल हार गए थे, यानी बंगाल का नेतृत्व उनके पास चला गया था। अब तभी तो ऐसा हुआ था 1764 के बाद। अब ये बहुत पहले है, ये बाद में है, काफी बाद में। 1765 में 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने जो है बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंगाल का दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को। कारण देख सकते हो, 1764 में बक्सर का युद्ध हार चुके थे। मुगल शासक, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, तीनों की सेनाएं थी। एक तरफ हेक्टर मुनरो था। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सेना का नेतृत्व कर रहा था। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर हम लोग इसके बाद क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट देखो, डैश इन गुजरात वाज एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल काल के दौरान गुजरात में जो है भैया डैश पश्चिमी व्यापारिक केंद्र रहा था। पश्चिमी व्यापारिक केंद्र जो मुगल काल के दौरान कौन सा था? नवसारी, नर्मदा, पोरबंदर और सूरत। तो भाई आप सब जानते हैं सूरत जो रहा था वो मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापारिक केंद्र रहा था। और मुगल काल से मतलब है, पहले तो हम लोग ये पढ़ के आए थे, देखो जी से मतलब गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, अंतिम और पहले 1206 से गुलाम वंश से लेके जो है 1526 पानीपत के पहले युद्ध तक ये रहते हैं सल्तनत काल। उसके बाद मुगल आ चुके थे। मुगलों में पहला शासक था बाबर। बाबर के बाद जो बनता है हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, और उसके बाद जो है भाई बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर के नाम से ध्यान रखोगे। अगर पूछे बाबर, बाबर का शासन जो है वो कब से कब तक रहा था, तो ये पहले क्लियर कर चुका हूं। अभी आज और 1-2 क्लास हम लोग करेंगे, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। बार बार चीजें लिखोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार बोलो साथ साथ, बाबर का शासन कब से कब तक रहा? 1526 से लेके 1530 तक। हुमायूं का शासन जो कब से कब तक रहा? तो 1530 से लेके जो है 1555 तक हुमायूं का शासन रहा। बीच में शेरशाह सूरी आता है, सत्ता मुगलों के हाथों से चली जाती है, उसको भी पढ़ेंगे जब शेरशाह सूरी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, वो 3 याद रखने हैं। अकबर का शासन जो है ये 1556 से लेके 1605 तक रहता है। उसके बाद जहांगीर आता है, तो 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा, सलीम। और उसके बाद आया 1627 से लेके 1657 तक शाहजहां का। शाहजहां बीमार हुआ था, कैद में डाल दिया गया था, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर औरंगजेब का शासन 1658 से लेके 1707 तक रहा। और बहादुर शाह जफर हम लोग कहेंगे 1857 की क्रांति में नेतृत्व करता है, वहां से रंगून भेज दिया जाता है। फिर 1862 में जो भाई इसकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर से क्या पढ़ोगे? लास्ट मुगल रूलर, लास्ट जो है भाई ये मुगल रूलर हुआ। जबकि औरंगजेब जो है भाई ये लास्ट पावरफुल मुगल रूलर है, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक हुआ था औरंगजेब। तो दोनों ध्यान रख सकते हो। तो मुगल काल के दौरान गुजरात में जो पश्चिमी व्यापारिक केंद्र रहा था सूरत, आप सब करेंगे आंसर ऑप्शन जो होगा डी। यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भी लगाई थी भाई। फिर जो अपना फैक्ट्री का हेडक्वार्टर था पश्चिम का, वो फिर सूरत से मुंबई इन्होंने शिफ्ट कर लिया था। जब चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है
पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रगेंजा के साथ, तो कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा। तो फिर वो जो उन्हें बंबई जो है पुर्तगाली दहेज में दे देते हैं, और फिर जो है भाई चार्ल्स सेकंड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे देता है, और फिर वो मुख्यालय उसे शिफ्ट कर लेते हैं सूरत से मुंबई। नेक्स्ट देखो, द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स आर रिटन इन डैश। मुगल दरबार के इतिहास डैश में लिखे गए हैं, अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू। तो इनकी राजकीय भाषा भी जो क्या रही थी, पर्शियन। फारसी जो इनकी राजकीय भाषा रही थी। तुर्की में जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है वो बाबरनामा लिखी थी, बाबरनामा इसने तुर्की में लिखी थी। इसको फिर कन्वर्ट कर दिया था फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने, जो अकबर का एक नवरत्न हुआ था। अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है इसे फिर फारसी में कन्वर्ट करवा दिया था भाई अकबर ने। तो ये हुआ था अनुवाद विभाग। क्या हुआ था भैया, अनुवाद। बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद किया गया, महाभारत का भी अनुवाद विभाग। इसकी स्थापना किसने करी थी, अकबर के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करी थी, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी। उसके बाद हम लोग देखें तो इनकी राजकीय भाषा फारसी, और ज्यादातर जो सब लोग हैं इनके इतिहास जो है वो किस भाषा में लिखा गया, तो आप सब कहेंगे फारसी भाषा में जो है इनका इतिहास लिखा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, फिर इसके बाद आगे बढ़ाते हैं हम लोग। With reference to the land revenue system of Mughal Empire, the term dash was the amount assessed. मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि को डैश कहा जाता था, बंजर, पोलज, हासिल, जमा। देखो दो चीज होती है ना, एक तो होता है जमा, एक होता है हासिल। जमा जो है वो निर्धारित की गई राशि थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जमा निर्धारित की गई राशि थी। जबकि हासिल जो था, हासिल वो एक्चुअल में जितना प्राप्त हुआ है, वास्तव में जो प्राप्त हुआ है, वास्तव में जो प्राप्त हुआ है रेवेन्यू, वो क्या था, हासिल। और जो निर्धारित की गई राशि थी वो क्या थी, जमा। ये मुगल राजस्व में थे। अब जो बंजर और पोलज देखा गया है, इसको भी जरा देख लो। यहाँ ये अकबर के समय में भूमि का विभाजन था। दहसाला प्रथा पढ़ के आते 1580 में। अकबर के समय में जो है भैया, अकबर के समय में लैंड डिवाइडेड थी, वो देखेंगे। एक था आपका पोलज, एक थी परती, एक थी चाचर, और एक थी बंजर। चार भागों में जो है भूमि विभाजित थी। अब यहां से आप देखोगे कि पोलज जो है ना, जिसपे रेगुलर कृषि होती थी, नियमित खेती वाली, नियमित जो खेती वाली भूमि होती थी उसे क्या कहा गया था, उसे पोलज कहा गया था, नियमित खेती वाली भूमि। प्रति जो हो गई है भाई, प्रति का मतलब हो गया पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर, 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर जो कृषि की जाती थी, 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर। चाचर मतलब 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर जो कृषि होती थी उसे क्या कहा गया था, चाचर। बंजर जो है, जो कृषि योग्य नहीं थी, लगान रहित थी, जो कृषि योग्य नहीं थी, उसको क्या कहा गया है, उसको बंजर कहा गया है। तो पोलज, प्रति, चाचर और बंजर को आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। पोलज मतलब हो गया है जिसके ऊपर नियमित खेती होती थी, उसको, जिसमें साल में 2 फसलें ली जाती है ना, वो नियमित खेती थी। पोलज उस धरती को कहा गया था। प्रति मतलब 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर जिस भूमि पर कृषि होती थी। चाचर मतलब 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर जिस भूमि पर कृषि होती थी। और बंजर, जो भूमि कृषि योग्य थी ही नहीं, उसको क्या बोला गया है, यहाँ बंजर भूमि कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ से जमा और हासिल आप समझ गए हैं। जमा जो निर्धारित किया जाता था, हासिल जो एक्चुअल में प्राप्त हुआ है। तय राशि को क्या कहा गया था, जमा, और जो एक्चुअल में प्राप्त हुआ है रेवेन्यू से क्या कहा गया है, हासिल कहा गया है। नेक्स्ट देखो, जनरली इन द मुगल प्रोविनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दीवानी। मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्यतः दीवानी का क्या अर्थ था। दीवानी का क्या अर्थ था भाई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड क्रिमिनल जस्टिस, कानून और व्यवस्था का प्रशासन और आपराधिक न्याय से संबंधित था। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन, आपराधिक न्याय शास्त्र और जेलों का प्रशासन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व प्रशासन या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम,
आपराधिक न्याय प्रणाली पूछा किससे है भैया? मुगल प्रांतीय शासन में सामान्यतः दीवान जो होता था, जैसे कि अकबर का दीवान था, यहां से याद कर सकते हो अकबर का दीवान कौन था? टोडरमल, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। टोडरमल दीवान ये क्या संभालता था? जैसे लगान वाली व्यवस्था थी ना, तो ये क्या संभालता था भैया? राजस्व, राजस्व वाला। तो दीवानी का मतलब याद रख सकते हो, तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, यानी राजस्व प्रशासन से संबंधित है। तो आप यहाँ क्या मार्क करोगे भैया? ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ सी सही आंसर हो जाएगा। राजस्व प्रशासन से संबंधित आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ाएंगे। मुगल एम्परर शाह आलम अपॉइंटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल इन द ईयर डैश। मुगल सम्राट शाह आलम ने वर्ष डैश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था भैया मुगल सम्राट शाह आलम ने वर्ष डैश में। अभी पढ़ के तो आए हैं, तारीख भी तो दी गई थी 12 अगस्त। और क्या हुआ था? शाह आलम का नाम आते ही आप सबको पता चल जाए कि 12 अगस्त 1765 को, क्योंकि 1764 में जो है भैया 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में हार गए थे भैया बक्सर का युद्ध। और क्या नियुक्त कर दिया था? बंगाल बिहार की दीवान जो है वो नियुक्त कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बंगाल जो है उस समय भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, सबसे समृद्ध कहेंगे। बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश इसी के हिस्से में पड़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू पर्शियन इन 1657। 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सुल्तान लुफ्तुल्लाह, दारा शिकोह, मुराद मिर्जा और शाह सूजा। तो क्या आंसर होगा? शाहजहां का बेटा पढ़ के आते हो दारा शिकोह। दारा शिकोह ने जो है भाई मुगल राजकुमार हुआ जिसने 1657 में जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करा था। और मैंने आप सबसे कहा कि अनुवाद विभाग की स्थापना अगर आप सबसे पूछे इस सभी का अनुवाद करवाओ। अनुवाद विभाग की स्थापना जो है वो किसने करी थी? तो अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। Who was the मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पलासी? देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। बैटल ऑफ पलासी के समय दो ही बातें बताई थी ना, एक बैटल ऑफ पलासी है, एक बैटल ऑफ बक्सर है। बैटल ऑफ बक्सर, दो बातें हैं। पहला ये बताओ अंग्रेज कौन था, दूसरा उस समय का मुगल शासक कौन रहा। सेम यहां उस समय अंग्रेज सेनापति जो है वो कौन था? उस समय अंग्रेज सेनापति कौन था और उस समय मुगल शासक जो है वो कौन रहा था, है कि नहीं? दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो जरा 1757 में जो है भाई पलासी का युद्ध होता है। इसमें अंग्रेज आप जानते हैं बहुत फेमस हैं, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेनापति था। यहां अंग्रेज कौन था? तो हेक्टर मुनरो जो है यहाँ अंग्रेज अधिकारी था, हेक्टर मुनरो। यहां कौन था? ये इस क्वेश्चन में पूछा है, ये आप सबसे कहा 2 बार आ चुका है। शाह आलम जो है, शाह आलम द्वितीय, ये उस समय मुगल शासक रहा था। अब यहां बताइएगा आलमगीर सेकंड, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या शाह आलम, क्या आंसर करेंगे आप सभी? हाँ देखो शाह आलम पढ़ के आते हैं, शाह आलम सेकंड, तो ये हम लोग पढ़ के आते हैं बैटल ऑफ बक्सर में। और इसी ने जो है 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था, दीवान ऑफ बंगाल। किसे भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था। तो कौन था? आलमगीर था उस समय भाई। आलमगीर सेकंड जो है बैटल ऑफ पलासी जब लड़ा गया था उस समय मुगल शासक था, आलमगीर सेकंड के नाम से आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सीक्वेंस? सीक्वेंस दी गई है वो इनकरेक्ट है मुगल रूलर के मुताबिक। मुगल शासकों को निम्न में से कौन सा क्रम जो है वो गलत है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आप सबको बताया हुआ है सबसे पहले बाबर बनता है, बाबर के बाद फिर कौन आया था? हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आया था? अकबर,
अकबर के बाद कौन आया था? जहांगीर। उसके बाद कौन था? शाहजहां। उसके बाद कौन था? औरंगजेब। और लास्ट वन अगर देखोगे तो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था उस समय, है ना। तो ये बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से पहला शासक था मुगल वंश में, दूसरा शासक था, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवें पे और ये छठे पे। इनके फर्स्ट अल्फाबेट के साथ एक वर्ड बन सकता है बादशाह, ध्यान रख सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो बाबर पहले, जहांगीर जो है वो कौन से नंबर पे है आपका? फोर्थ नंबर पे है। उसके बाद है शाहजहां, ये फिफ्थ नंबर पे है। उसके बाद औरंगजेब ये सिक्स्थ नंबर पे। मतलब ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस हो गई है। अकबर जो है वो कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। उसके बाद है शाहजहां, शाहजहां कौन से नंबर पे है? पांचवें नंबर पे है। उसके बाद है जहांगीर, ये दिया गया भैया छठे नंबर पे। अब बीच में नहीं है तो देखो जरा, बाबर जो है वो कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। हुमायूं जो है वो दूसरे नंबर पे, अकबर जो है वो तीसरे नंबर पे। ये करेक्ट सीक्वेंस है। अब देखोगे अकबर कौन से नंबर पे आता है? तो अकबर तीसरे नंबर पे आता है। जहांगीर अगर देखोगे तो कौन से पे है? चौथे नंबर पे है। शाहजहां कौन से नंबर पे है? पांचवें नंबर पे है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो सही को तो सीक्वेंस आप उसे भी कह सकते हो, सीक्वेंस का मतलब होता है जस्ट उसके बाद जो आए। क्रोनोलॉजी के हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है वो बाद में ही बना था, आगे पीछे शासक नहीं हुए थे। लेकिन बीच में तीन चार, चार नंबर वाला जो शासक है यानी जहांगीर बीच में नहीं दिया हुआ, इसलिए कहोगे कि सीक्वेंस करेक्ट नहीं है। इस हिसाब से आपका जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा भैया बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अकबर, जहांगीर और शाहजहां और जहांगीर, ये वाला यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओहो एक सेकंड, जहांगीर दिया हुआ ना, जहांगीर जो वो चौथे नंबर पे था। ठीक है, वैसे भी सही हो जाएगा। 3 5 के बाद 4 नंबर दिया हुआ है, तो करेक्ट सीक्वेंस जो है ये वाली होगी। हाँ तो ये ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाएं क्लास को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद बाबर डिफीटेड महमूद लोदी एंड सुल्तान नुसरत शाह thus established the Mughal rule in India in the Battle of Dash। बाबर ने इन द बैटल इन 1529 1529 के युद्ध में बाबर ने लोदी, महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में जो है डैश के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना करी थी बाबर ने। तो बाबर महज 14 वर्ष की उम्र, 11 वर्ष की उम्र में 1494 में फरगना का शासक बनता है। भारत पर 5 बार ये हमला करता है, 5 बार हमला करता है भाई। ये पहला हमला इसका 1519 में जो है यूसुफजई जाति के खिलाफ था। यूसुफ जई जाति के खिलाफ था। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1530 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। भारत में अपने शासन को स्टेब्लिश करने के लिए इसने जो है भाई 1526 में अपना युद्ध लड़ा, 1527 में, 1528 में और 1529 में, ये 4 युद्ध लड़े और जीते इसने। अब पहला ही क्वेश्चन यहां से आता है कि भाई ये युद्ध किस नाम से जानेंगे? 1526 का जो युद्ध था ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था। 21 अप्रैल 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में। 1527 में अगर आप सबसे पूछेगा कि 1527 में कौन सा लड़ा गया था तो बताओ, 28 का बताओ, 29 का बताओ भैया। अब आप सबके सामने ऑप्शन है। चौसा का युद्ध है, चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है। 1539 में यह युद्ध जो है हुमायूं व शेरशाह के बीच में होता है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। कन्नौज का युद्ध जो है ये 1540 में हुआ था। ये भी सेम हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है। इसी युद्ध के कारण जो है मुगलों के हाथ से सत्ता निकल जाती है और शेरशाह सूरी का शासन स्टार्ट हो जाता है। मुगलों के, हुमायूं हार गया था युद्ध, मुगलों के हाथ से सत्ता निकल जाती है, मुगलों के हाथ से सत्ता निकल जाती है इसी युद्ध के बाद। अब आता है खानवा का। तो 1527 में जो है वो कौन सा युद्ध हुआ था भैया? खानवा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ खानवा। 28 में जो है चंदेरी का युद्ध होता है। 29 में जो है घाघरा का युद्ध हुआ था, घाघरा का। अब चारों युद्ध बाबर ने लड़े और जीते थे, तो ये तो सिंपल है कि एक तरफ तो बाबर ही था। यहाँ पे किसे हराता है? इब्राहिम लोदी को हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा के युद्ध में किसे हराया था? तो राणा सांगा को हराया था, राणा सांगा। चंदेरी के युद्ध में किसे हराया था? तो मेदनी राय को हराया था। और घाघरा के युद्ध में नुसरत शाह या अफगान कह देते हैं, तो अफगानों को हराया था, अफगानों को हराया था। तो ये जो है भाई इसके 4 युद्ध लड़े और इसने जीते थे।
चौसा और कन्नौज हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़े गए थे। तो यहाँ पे हम सबसे पूछा है भैया 29 का युद्ध पूछा हुआ है, 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था। तो आप कहोगे कि ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी 80 जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ध्यान देंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ाएं क्लास को, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who among the following मुगल एम्परर had assumed the title of पादशाह? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बादशाह की उपाधि जो है वो धारण की थी? जहांगीर, बाबर, हुमायूं और अकबर। तो बादशाह की उपाधि जो है किसने धारण की थी? बाबर ने। बाबर ने जो है बादशाह की उपाधि जो है वो धारण करी थी। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 362 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, टेन्योर आप सबको पहले इन सब का बता ही दिया कि कौन जो है पहले शासक बनता है, कौन बाद में आता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। आफ्टर ईयर ऑफ वॉन्डरिंग बाबर सीज्ड काबुल इन डैश। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन डैश में काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1501 में, 1504 में, 1503 में और 1502 में। तो काबुल पर कब्जा कब कर लिया था ये पूछा भैया। तो 1504 में जो है बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। फरगना का शासक बनता है 1494 में, 11 वर्ष की उम्र में। 11 वर्ष की उम्र में 1519 में भारत पर यूसुफ जय जाति के खिलाफ पहला हमला पड़ के आते हैं। ठीक है, और बाकी बताइए आपको 26, 27, 28, 29 बता ही दिया बाबर का। 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। विच सुल्तान वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526? वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? सिकंदर लोधी, महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी। सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? इब्राहिम लोधी को करा था। इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सल्तनत पीरियड। लास्ट रूलर ऑफ सल्तनत पीरियड एंड फर्स्ट रूलर, पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया, पहला शासक जो बैटलफील्ड में मृत्यु को प्राप्त होता है, जो बैटलफील्ड युद्ध स्थल में मारा गया था। ठीक है, बहलोल लोधी जो है फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश का फाउंडर होता है। और कब से कब तक जो है भैया इसका शासन रहता है? तो 1451 से 1489 तक। हाँ बिल्कुल, 1451 से 1489 तक बहलोल लोधी का शासन रहता है। दिल्ली पर पहले अफगान राज्य की स्थापना होती है। दिल्ली पर पहले अफगान राज्य की स्थापना होती है। अफगान राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। इब्राहिम लोधी का शासन जो है वो 1517 से लेकर 1526 पानीपत के पहले युद्ध तक रहा था। सिकंदर लोधी का शासन जो है वो 1489 से लेकर 1517 तक रहता है। गजय सिकंदरी का प्रचलन करा था सिकंदर लोधी ने, गजय सिकंदरी का। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद, फिर नेक्स्ट देखिएगा। द फेमस मोन्यूमेंट आराम बाग वॉज बिल्ट बाय बाबर, इट इज लोकेटेड इन डैश। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर के द्वारा बनवाया गया था और ये डैश में स्थित है। आराम बाग कहां स्थित है भैया? बाबर को कहां दफनाया गया था? तो आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था पहली बार। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, दफनाया गया था फर्स्ट टाइम, पहली बार दफनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद उसे जो है उसकी पसंदीदा जगह सेकंड और फाइनली जो है उसे कहां दफनाया गया था? काबुल में। अब उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी भाई बाबरनामा तुर्की भाषा में, जबकि अकबर तो पढ़े लिखे थे नहीं। हुमायूं के साथ सत्ता भी निकल जाती है हुमायूं के हाथों से। अकबर ने जब अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी और अब्दुल रहीम खान खाना जो है बाबरनामा का अनुवाद जब फारसी में कर रहा था, तब उसने इस चीज को पढ़ा कि भाई जहांपना जो थे बाबर, वो उनकी इच्छा थी कि भाई काबुल उन्हें सबसे अधिक पसंद था और उनकी इच्छा थी 1504 में उनके हाथ काबुल लगता है बाबर के, और उसकी इच्छा थी भाई कि मरने के बाद जो है उसे काबुल में दफनाया जाए, ऐसी इच्छा थी। इस बारे में जब अकबर को पता चला तो फिर भाई आराम बाग से वहां वापस कहां दफनाया गया? आगरा के आराम बाग से काबुल में। तो ये आगरा कहां पे हो गया है? उत्तर प्रदेश में। हाँ, आगरा से जो भी हम लोग सिकंदर लोधी की बात कर रहे थे, सिकंदर लोधी या सिकंदर लोधी खान,
इसने 1504 में स्थापना करी थी भाई, 1504 में स्थापना करी थी आगरा की सिकंदर लोदी खान ने, ध्यान रख सकते हो। तो उत्तर प्रदेश में स्थित हो गया है ये। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन डैश व्हेन ही वाज 12 ईयर ओल्ड। पहला मुगल शासक बाबर ने डैश में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया जब वो 12 साल का था। तो कब किया था भाई? 1504 में तो क्या हाथ लगा था? तो हम कहेंगे काबुल, है कि नहीं। 1526 में कहेंगे कि भारत पर जो है मुगल वंश की स्थापना होती है। 1494 में जो है भाई फरगना का शासक बनता है ये, 1494 में। 1530 में जो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो एसएससी ने तो चारों की चारों ऑप्शन जो है वो आपको बाबर से संबंधित दिए हैं, बाबर से संबंधित है चारों की चारों ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहां आप सबको ध्यान से देखना है, पहले ऑप्शन पे जाना है, पहला ऑप्शन आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ इसके बाद फिर। नेक्स्ट है, वेयर वाज बाबर ब्यूरिड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1530। बाबर को कहां 1530 में पहली बार दफनाया गया था? 1530 में बाबर को कहां दफनाया गया था? पहली बार दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में पहली बार दफनाया गया था। आराम बाग को बनवाया किसने था? आराम बाग की स्थापना भी जो है बाबर ने ही करी थी। चार बाग बनाने की परंपरा, यानी चार बाग किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आप कहेंगे अकबर के द्वारा। बाद में सेकंड टाइम काबुल दफनाया गया था, तो उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी वो। नेक्स्ट पे आ जाओ इसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर डिफीटिंग राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण करी थी? भाई हराया किसने था? बाबर ने हराया था भाई। 1526 के युद्ध में बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोधी को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा और राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा और मेदिनी राय को हराया। और 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों या नुसरत शाह को हराने का काम करा था। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा आपका ए सही आंसर हो जाएगा। हुमायूं से एक ध्यान तो रख सकते हो आप सब, 1555 का बैटल ऑफ सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद। बैरम खान सेनापति था हुमायूं का, और वापस से सत्ता पा लेता है भाई। किसको हराता है? तो सिकंदर सूरी को पराजित करा था। सिकंदर सूरी को हराया था और सत्ता वापस से हाथ लग गई थी। आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आओ। What was the first name of the मुगल एम्परर बाबर? मुगल सम्राट बाबर का पहला नाम क्या था? हसूनुद्दीन, गयासुद्दीन, जहीरुद्दीन और कासिमुद्दीन। क्या बात है। चलो एक क्वेश्चन मैं भी आप सबसे यहां से पूछता हूं, आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह राजा बनता है? आलमगीर के नाम से जो है भैया कौन राजा बनता है? और मुगल, और सलीम किसका नाम था भाई? सलीम, सलीम किसका नाम था? पहले तो आंसर कर लेते हैं। मुगल सम्राट बाबर जो है भैया, जहरुद्दीन इसका नाम था। कहते जहर था ना, जहरुद्दीन इसका नाम था बाबर का। और आलमगीर के नाम से कौन राजा बनता है? तो औरंगजेब। और सलीम किसका नाम था? तो अकबर का बेटा जहांगीर। सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने जो है इसका नाम सलीम रखा था। औरंगजेब हो गया है आलमगीर। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद आगे बढ़ाते हैं क्लास 70 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। मेमोर्स ऑफ बाबर और बाबरनामा ऑल्सो नोन एज तुजुके बाबरी वॉज रिटन बाय। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो तुजुके बाबरी किसके द्वारा लिखा गया था? फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, बाबर या तालिम। तो बाबरनामा ने खुद जो है भी अपने जीवन वृत्तांत लिखा था। बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में। ऐसे तो सब भाषाओं का ज्ञाता था, लेकिन तुर्की भाषा में इसने अपना लिखा था भाई बाबरनामा। अब्दुल रहीम खान जो है इसने भाई, इसने क्या करा था? इसने इसका अनुवाद करा था। खानन ने जो इसका भाई अनुवाद करा था फारसी में। ठीक है, फारसी में इसका अनुवाद किया गया था इसके द्वारा। और फैजी और ये जो है अब्दुल रहीम खानन, ये जो है
ये अकबर के नवरत्न थे दोनों, 9 जेम ऑफ अकबर उनमें से थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। नवरत्न में आप सब अबुल फजल का नाम भी ध्यान रखोगे। कौन थे भैया? अबुल फजल, अबुल फजल ध्यान रखना है। और बीरबल ध्यान रखोगे, बीरबल। मानसिंह सेनापति ध्यान रखना है, मानसिंह। दीवान टोडरमल ध्यान रखना है, टोडरमल। फकीर अजीउद्दीन का नाम ध्यान रखना है, मुल्ला दो प्याजा का नाम ध्यान रखना है। 4 और 2 मैंने जो बोले, फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, 4 और 2 6 हुए, 2 आपके यहाँ पे हो गए 8, और एक का नाम आप सब मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 9वें जो अकबर के रत्न, 9 रत्न में शामिल थे वो। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुराना किला इन दिल्ली? निम्नलिखित में से किस शासक को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? पुराना किला, पहला तो ये ध्यान रखो कि ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। इसका निर्माण जो है वो स्टार्ट करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? तो हुमायूं के द्वारा इसका निर्माण स्टार्ट करवाया गया था। हुमायूं के हाथ से सत्ता निकल जाती है। 1539 में कन्नौज का युद्ध हारता है, चौसा का युद्ध हारता है, और 1540 में जो है भाई ये कन्नौज का युद्ध हारा, सत्ता हाथ से निकल गई। अब शासन किसका रहा था? शासन आ गया था शेरशाह सूरी का। इसका ध्यान रखोगे, शेरशाह सूरी का शासन था। तो उस निर्माण को ये पूरा करवा देता है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे बाबर और अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, शाहजहां और जहांगीर, हुमायूं और शेरशाह। तो हुमायूं और शेरशाह जो है इस निर्माण को पूरा करते हैं। तो ऑप्शन क्या करोगे आप लोग यहाँ पे? डी सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ये भैया कुतुब मीनार के निर्माण को करते हैं। कुतुब मीनार पूरी बनवाई थी इन्होंने, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना है आप सबको। और शेरशाह सूरी जो है इसका शासन आप कह सकते हैं कि 1540 से लेकर 1545 तक ही रहता है। 1545 में कलिंजर के किले को जीतने के अभियान में जो है विस्फोट होने से इसकी मृत्यु हो जाती है, कलिंजर का किला। और यहाँ इसकी क्या हो गई थी भाई? मृत्यु हो गई थी। और इसका मकबरा अगर आप सबसे पूछे शेरशाह सूरी का तो कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। इसका मकबरा ध्यान रखोगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग रन्स बिटवीन डैश? ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग जो है वो कहां से कहां के बीच में है भैया? कानपुर से कन्याकुमारी, दिल्ली से मनाली, दिल्ली से अमृतसर और लखनऊ से कोलकाता। ये कहां से है भैया? ये दिल्ली से अमृतसर हो गया है। जीटी रोड का निर्माण या मरम्मत का काम किसने करा था? तो नाम किसका आता है? शेरशाह सूरी का आता है भाई। ठीक है, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी का शासक हुआ था इसी वंश में सिकंदर सूरी, जिससे 1555 में सरहिंद के युद्ध में हराकर जो है हुमायूं वापस से सत्ता पा लेता है। हुमायूंस टॉम सिचुएटेड इन दिल्ली इज बिल्ट बाय? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं नामा की रचना करती हैं। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, बहन थी। बीघा बेगम सही आंसर होगा, बीघा बेगम, या जिनको हाजी बेगम भी कहा जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है इनको हाजी बेगम भी कहा जाता है, बीघा बेगम या हाजी बेगम। इनका जो भैया हुमायूं का मकबरा जो है मृत्यु के 14-15 साल बाद बनवाया गया था। 1569-70 में जो है मकबरे का निर्माण करवाया जाता है। ये अकबर के समय की बात हो रही है, अकबर का शासन था इस समय। और हुमायूं का मकबरा जो है कहां पे स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। यहाँ पे केवल हुमायूं का ही नहीं, बहुत सारे मुगल और मुगल वंश से संबंधित जो है उनका मकबरा भी यही हुमायूं के मकबरे यानी दिल्ली में ही स्थित हो गया है। 1569-70 में बीघा बेगम या बेघा बेगम भी लिखा है कई जगह, जैसे यहाँ बीघा लिखा हुआ है, एक जगह बेघा बेगम भी, तो बेघा बेगम या हाजी बेगम के द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग इसके बाद। मिर्जा कामरान वॉज द ब्रदर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर? मिर्जा कामरान, हंदाल, मिर्जा कामरान, ये किसके भाई थे भैया? तो ये हुमायूं के भाई थे।
बाबर ने अपनी मृत्यु के बाद, ये हुमायूं और 4 भाई थे, तो सत्ता को बराबर हिस्सों में, जैसा बाबर ने कहा उस हिसाब से जो सत्ता को बांट दिया गया था। तो उन्हीं में से एक था आपका मिर्जा कामरान। तो ये क्या था भैया, ये हुमायूं का भाई हो गया था। हुमायूं का भाई था मिर्जा कामरान। एक हिंदाल भी ध्यान रखेंगे, एक मिर्जा अस्करी भी ध्यान रखोगे, मिर्जा अस्करी, एक हिंदाल। ये जो है भाई, ये हुमायूं के भाई थे, 4 भाई हो गए थे, हुमायूं, मिर्जा अस्करी, हिंदाल और मिर्जा कामरान। 4 भाइयों में सल्तनत को बराबर बांट दिया गया था, जैसा बाबर ने कहा था। तो ये भाई था हुमायूं का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन और लास्ट वन देखिएगा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रूलर रूलिंग पीरियड इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित शासक और शासन काल का कौन सा युगम जो है वो सही सुमेलित है। शासक और शासन काल का कौन सा युगम सही सुमेलित किया गया वो बताना है। पहला, शेरशाह सूरी 1540 से 45। शेरशाह सूरी का शासन 1540 से 45 तक रहा। आप कहोगे सर बिल्कुल ये आपने पहले ही बता दिया, और हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि अपनी एक ही क्लास में हर एक चीज 2-3 बार तो कम से कम हो जाए, ताकि वो लास्ट तक जा जाते हैं। अगर जिसने भी लास्ट तक क्लास देखी है उसको वो याद हो चुका हो। 1545 से मैंने ये भी कहा कि कलिंजर के किले को जीतने के अभियान में जो है विस्फोट से, कलिंजर के किले को अभियान जो था उसके दौरान विस्फोट से जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। अकबर का शासन क्या 1556 से 1605 तक रहता है। हम ये भी बिल्कुल सही है। 1556 को जो है आप सबको पता है 5 नवंबर 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ, अकबर व हेमू। हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य, रेवाड़ी के शासक, और 14 विक्रमादित्य जो इतिहास में हुए उनमें से अंतिम विक्रमादित्य थे। हिम विक्रमादित्य को उपाधि थी तो अंतिम विक्रमादित्य थे। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अक्टूबर 1556 में, ध्यान से सुनिएगा, अक्टूबर 1556 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो आंसर होगा हेमू विक्रमादित्य, अक्टूबर 1556 में। और तभी तो होता है पानीपत का दूसरा युद्ध, 5 नवंबर 1556 पढ़ के आते हैं अकबर और हेमू के बीच। अकबर तो महज उस समय 13-14 वर्ष का ही, और बेरम खान इस समय फिर से सेनापति के रूप में, जो अकबर का संरक्षक था, और अकबर इसे प्यार से खानी बाबा कहता था। तो भाई दोनों ही पॉइंट सही है, ये तो पहला भी सही है और दूसरा भी पॉइंट जो आप सबका यहाँ से सही हो गया है, तो दोनों ही सही है। तो फिर है आपका नीदर नहीं है, ओनली वाले गलत हैं। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी पे आप सबको आना है, ये हमारा होगा सही आंसर। और ये हो गया भाई हमारे आज तक के 375 क्वेश्चन। बाकी हम सब पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी खाली जगह बुक में वहां से पढ़िएगा। पीडीएफ भी आप सबको जो है कोर्स में भी दी जा रही है, वहां से भी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।